नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से फिर एक बार चौंकाने वाली खबर जो निकलने लगी और जिस तरीके से निकलने लगी, बहुत एक असमंजस वाली परिस्थिति बन करके रह गई है। बिहार में नीतीश कुमार कुछ फैसले अहम करने जा रहे हैं, जिसकी गूंज पटना से लेकर के और दिल्ली तक सुनाई दे रही है और एक हलचल और बेचैनी सा माहौल बन रहा है। सम्राट चौधरी नए सीएम बने। बिहार के नीतीश कुमार के पसंदीदा थे और सम्राट चौधरी एक अच्छी सरकार अभी तक तो चला रहे हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन उनके कदम जो चल रहे हैं वह सराहनीय हैं, अच्छे हैं, कोई उसमें वो नहीं है। अगर ऐसे करें तो सही होगा, बिहार के लिए सही ही होगा। लेकिन क्या सम्राट चौधरी जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से बिहार में अभी सीएम बनने के बाद कुछ ही दिन के सीएम बने हैं, चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको चलने देगी उस राह पर? बहुत बड़ा सवाल यह है। चूंकि सम्राट चौधरी को लेकर के जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी में असमंजस है, नाराजगी है। विधायक उनको नहीं समर्थन करना चाह रहे थे, विरोध कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के नजरिए से जिस तरह से उनको बनाया गया है, सम्राट चौधरी उस कदम पर चल रहे हैं और कर रहे हैं सही। उससे नीतीश कुमार की पार्टी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शक भारतीय जनता पार्टी पे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको वैसे चलने देगी? और सम्राट चौधरी तो एहसानमंद होंगे नीतीश कुमार का कि नीतीश की वजह से वह सीएम बन गए। नीतीश ने वादा तेजस्वी यादव के साथ किया था उनको बनाने का सीएम, और बना दिया सम्राट चौधरी को। तो चूंकि सम्राट चौधरी आरजेडी की फैक्ट्री से ही आए हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी इस बात को लेकर के है कि सम्राट चौधरी सीएम बन गए, भाजपा का नेता नहीं बना। अब यह भेदभाव हो गया, तो वो तो आरजेडी से आए हुए, ओरिजिनल भाजपाई तो नहीं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो परिवर्तन होगा सम्राट चौधरी की गवर्नमेंट में, वह उसका रूप कैसा होगा? और जब भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर करेगी फ्री होकर के पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद, तो सम्राट चौधरी को किस तरह से रिमोट से घुमाती है, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सुरक्षित है। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला, विस्फोटक बैठक करने जा रहे हैं। 20 अप्रैल को तय की गई है तिथि। नीतीश कुमार 85 एमएलए और 12 सांसद की ताकत के साथ बैठक करेंगे। और नीतीश कुमार ने आदेश जारी किया है कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए या खुद क्यों ना बीमार पड़ जाए नेता, लेकिन बैठक में जरूर आना है। अगर किसी पार्टी का व्हिप भी जारी होता है तो इतनी शर्तें और इतनी आक्रोशित वाली नहीं होती। आप उसको ऐसे कह सकते कि इतने कड़े नहीं होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कहा कि आप बीमार हो, पेटझरी हो आपको, लेकिन आपको पहुंचना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सभी विधायक, सभी सांसद, सभी प्रवक्ता वहां पहुंचने चाहिए और वरिष्ठ पदाधिकारी जेडीयू के पटना कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में सबको पहुंचना है। अब इसके दो मायने हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और अब बिहार के राजनीति में उनका कोई रोल नहीं है। बिहार से वह संन्यास ले चुके, राज्यसभा सांसद बने हैं और राज्यसभा में वह शामिल नहीं हुए विशेष सत्र के अंदर। अब दो चीजें कही जा रही है कि पहला, कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक मुख्य पद दिल्ली केंद्र सरकार में दे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मांग हो रहा है, क्योंकि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद भी ठुकरा दिया। और दूसरा, अगर नहीं तैयार हुई तो समर्थन वापसी। अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार का सत्ता जा चुका है, अब सम्राट चौधरी को हटा करके किसी और को भी बना सकती है, क्योंकि 6 विधायकों की ही जरूरत है
बाकी जेडीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा को। ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला बहुत अहम होगा। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपना बहुमत खो दिया पार्लियामेंट के अंदर 17 अप्रैल को। उन्हें मात्र 278 वोट मिले और 293 सांसद एनडीए के पास है, जबकि 278 में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वोटिंग में 278 मिला। अब इसमें यह कहा जाता है कि उसमें कुछ ऐसे सांसदों के भी वोट थे जो ना तो एनडीए के हिस्सा है ना ही इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो ऐसे में राहुल गांधी के नंबर 16 ने भी कमाल किया है। उस 16 के पहेली को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और वह 16 की पहेली दो तरफ इशारा कर रही है। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और एब्स्टेन की तरफ, जो नरेंद्र मोदी बहुत उलझ से गए हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 अगर समर्थन वापस ले लिए तो क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी 8:30 बजे टीवी पे प्रकट 8:30 बजे टीवी पर प्रकट होकर के रोना धोना वाला काम शुरू। जिस संविधान संशोधन को लेकर के सरकार आई थी और उस संविधान संशोधन के जरिए एक बहुत ही खतरनाक काम करने जा रही थी, इस देश पर एक कब्जा करने की रणनीति थी। विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है, विपक्ष के कहे अनुसार मैं बोल रहा हूं। और मोदी सरकार महिला आरक्षण का नाम दे रही, जबकि महिला आरक्षण से कोई लेना देना इस नहीं था, इस वोटिंग का और चर्चा का। महिला आरक्षण की आड़ में संविधान में संशोधन करना चाहती थी, जिससे साउथ और हिंदी भाषी लोगों को बांट देने का काम था, जिसे विपक्ष ने असफल कर दिया। 12 साल बाद पहली बार कोई बिल में हार हुई है नरेंद्र मोदी की। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के वोट नहीं मिले हैं इस सरकार को, वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के वोट नहीं मिले हैं, नहीं तो 293 जरूर होता। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू के केवल नहीं मिले हैं तो जो बाहर वाले वोट दिए वो तो उनके जगह पर किसने एनडीए गठबंधन के नहीं दिया? तो नीतीश कुमार का नाम आता है। यानी कि 30 सांसदों ने मोदी को धोखा दे दिया सदन में, और 360 चाहिए था मोदी को और 293 था, वो 293 भी नहीं मिला। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत जल्द महिला आरक्षण का बात छोड़ दीजिए, महिला को आरक्षण ये लोग देंगे ही नहीं, देना होता तो अभी तक कब का दे दिए होते। नरेंद्र मोदी मध्यवर्ती चुनाव कराने की जुगाड़ में अब लग गए हैं। 2029 का यह इंतजार नहीं कर सकते। मध्यवर्ती चुनाव के जुगाड़ में यह सरकार लग गई है और मध्यवर्ती चुनाव के जरिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार हैं, सीजीआई अपने हैं, न्यायपालिका के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में कर रखा है, क्योंकि 2029 तक बहुत कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए मध्यवर्ती चुनाव करा करके और सत्ता हथिया लिया जाए, या फिर मध्यवर्ती चुनाव के ऐलान करा के खुद इस्तीफा दे के राष्ट्रपति के लिए मनोनीत हो जाए और प्रधानमंत्री के किसी और को बना दे, ताकि कोई एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ जाए कि जिसका खुलासा होने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े। यानी कि अपने आप को बचाने, क्योंकि राहुल गांधी के नंबर 16 में बहुत कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो गया दोहरी नागरिकता का। बड़ी अहम सवाल है कि जिस सरकार अपने हाथ में है मोदी और शाह के, और दोहरी नागरिकता के व्यक्ति 12 साल से इनको चुनौती दे रहा है और गृह मंत्रालय के अंदर आता है पासपोर्ट डिपार्टमेंट, क्या यह बता नहीं सकते कि दोहरी नागरिकता है या नहीं? या तो तुरंत आंकड़े जारी कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, फिर एफआईआर और सीबीआई जांच के या आदेश का परपंच और ढोंग क्यों? यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यह सरकार लोगों को बदनाम करके और उसे परेशान करने का काम ज्यादा करती है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति मिल गए हैं इस सरकार के लिए कि
इस सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं, वह नहीं रहे हैं और यह बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं। जितना डराने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही मोदी सरकार फेल होती जा रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह जो जोड़ी है, इसे एक बहुत अहम फैसला करना पड़ेगा। अगर ये ऐसी सोच इस सरकार की है तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। इस देश के अंदर उथल पुथल वाली परिस्थिति, ऐसे में नीतीश और नायडू का क्या फैसला होगा इस पर नजर बनी रहेगी। नीतीश 20 को करेंगे, लेकिन वोटिंग किसने नहीं की एनडीए के? कौन है जो एनडीए का मोदी के साथ में ये वोट नहीं किया? 15 वोट ने कम पड़े हैं। अगर हम उसको भी एनडीए में ही मान ले, दूसरे लोगों ने जिसने दिया, तो भी इस बात से मोदी सरकार की नींव हिल गई है कि यह 30 सांसद, 15 सांसद, 30 सांसद, नायडू, नीतीश और पवन कल्याण के मिलाकर 30 सांसद हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 15 वोट कम पड़े हैं एनडीए के। ऐसे में इस सरकार के लिए संकट जो है, अब नरेंद्र मोदी मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो विपक्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर यह 400 के पार लेकर के आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मध्यवर्ती हुआ और ज्ञानेश कुमार जैसा एक ऐसा व्यक्ति, नफरती व्यक्ति अगर वैसी कुर्सी पर, अहम कुर्सी पर बैठा है तो 450 या 543 सीटें भी आ सकती हैं। पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो सकता है। तो ऐसे में यह सरकार अब घातक भी बन रही है और सरकार संकट में भी आई है। ऐसे में विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति पर काम करता हुआ और यह सरकार भी रणनीति पर काम करती हुई अब लोहा और लोहा दोनों गर्म है, अपोजिशन और सत्ता दोनों गर्म है। इस टकराव में जब दोनों लोहा टकराएंगे तो कौन टेढ़ा होगा और कौन सीधा रह जाएगा गर्म के बाद भी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के 234 सांसदों ने जो ताकत दिखाई, वह ताकत के सामने नरेंद्र मोदी सरकार धराशायी हो गई। नीतीश नायडू ने मिलकर के इंडिया गठबंधन के 230 इलेक्ट्रॉनिक में दिखाया और 34 कही जा रही है, तो कुछ लोग आए भी नहीं थे। तो नीतीश नायडू ने मिलकर के इंडिया के 234 सांसदों को ताकतवर बना दिया, यह आप कह सकते हैं। बाकी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आने वाली है। आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो और सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफटी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।